दोस्तों नमस्कार। चुनावी चौसर पर प्रधानमंत्री ने एक ऐसा पासा फेंका जिसमें कोई दूसरा नहीं बल्कि उनके खुद के लोग उसमें फंस गए। यह सवाल छत्तीसगढ़ के भीतर दुबई कनेक्शन से उठा है। दुबई कनेक्शन का मतलब इस देश के भीतर में क्या वाकई प्रधानमंत्री ने जिस महादेव ऐप का किया उसके जरिए होगा, या इस देश के गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह की दिशा में यह लकीर जाएगी? क्या इसके दायरे में राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे, या फिर इस दौर में दुबई कनेक्शन का जिक्र होते ही प्रधानमंत्री के साथ खड़े कॉरपोरेट और उस कॉरपोरेट पर आई हिडेनबर्ग रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार विनोद अडानी का नाम और दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों शेल कंपनियों का जिक्र का होना, यह सब कुछ दुबई कनेक्शन से जुड़ा हुआ है? और दुबई कनेक्शन का जिक्र आते ही क्या वाकई सत्ता की फाइल इस दौर में अगर खुल गई, जिसको इस दौर में मीडिया छुपाता चला आया, तो क्या क्या खुलकर सामने आ जाएगा? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी इसे नहीं जानते? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई कनेक्शन का जिक्र एक सट्टेबाज ऐप के जरिए किया और 500 करोड़ रुपए का लेन देन का जिक्र खुले तौर पर कहने से वह चूके नहीं और इस बात का भी ऐलान कर दिया कि जनता को इसे जानना चाहिए। लेकिन एक क्षण के लिए आप फरवरी के महीने में चले जाइए और उस दौर से लेकर अभी तक की परिस्थिति में अगर आप याद करना शुरू करेंगे कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कांड का सिलसिला कैसे दुबई तक गया और वहां गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और उनका अडानी कंपनियों में दखल होना, शेल कंपनियों के जरिए पैसा रोटेट कर भारत लाना और कंपनी का नेटवर्थ बढ़ाना, कई कंपनियों के डायरेक्टर के पद से उसके बाद इस्तीफा देना और दुबई का पैसा इस लकीर को खींचते खींचते ऑस्ट्रेलिया के खादानों तक चले जाना, तो क्या यह दुबई कनेक्शन बड़ी घातक चीज है जिस दिशा में प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस दिशा में सोचा वह यह मानकर चल रहे हैं कि यह चुनावी दौर है और चुनाव के वक्त में कोई भी मुद्दा उछाल दीजिए, उसमें सामने वाले की ताकत जिससे कमजोर हो जाए उससे लाभ उन्हें मिल ही जाता है। लेकिन फिर एक बार सोचिए कि प्रधानमंत्री ने जो कहा और उसका जवाब जो मुख्यमंत्री ने यानी भूपेश बघेल ने जो दिया, अगर उन दोनों बातों को मिला दीजिएगा और उसके बाद दुबई कनेक्शन का जिक्र हम शुरू करें और उस फाइल को खोलने का जिक्र करते हुए इस बात को सामने रखें कि दुबई कनेक्शन, क्या ईडी उस फाइल को भी खोलने से बचती रही, या ईडी के सामने जब दुबई कनेक्शन की वह फाइल आई तो उसने उस फाइल को क्यों दबा दिया जिस फाइल का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया और जिस ईडी की फाइल के जरिए बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ में शाम होते होते अंग्रेजी में छप गया और बदल गया और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उसके शिकंजे में आ गए क्योंकि जिक्र 508 करोड़ का था। तो एक क्षण के लिए 508 करोड़ बड़ा है या 50,000 करोड़ बड़ा है, यह भी सोच लीजिएगा। और तमाम दस्तावेज उस दौर के और इस दौर के तमाम डॉक्यूमेंट्स दुबई कनेक्शन से कैसे जुड़ते हैं उस दौर के और इस दौर को, इस पर चर्चा शुरू हो। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आज, पहले आप इसे सुनिए। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस महादेव ऐप के जरिए
508 करोड़ की लेनदारी देनदारी का जिक्र किया और दुबई से वो पैसा छत्तीसगढ़ आया, उस पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं, उससे पहले दो तीन बातें साफ कर लीजिए। पहली यह कि महादेव ऐप जो सट्टा खेलता है ऑनलाइन, उसकी पूरी फाइल इस दौर में ईडी के दफ्तर में पड़ी हुई है। उस फाइल पर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक उसने की नहीं है। और 2 नवंबर को, यानी 2 दिन पहले ही, इस फाइल को लेकर नया जिक्र यह शुरू हुआ कि एक ड्राइवर जो सट्टा खेलता है, जिसका नाम असीम दास है, 2 नवंबर को उसे गिरफ्तार किया गया और 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए गए। उसका जो स्टेटमेंट लिया गया उसमें बहुत साफ है कि वह दुबई के आदेशानुसार रायपुर आया और उसे आदेश मिला था कि कांग्रेस के चुनाव खर्च के लिए यह पैसा दे दिया जाए। इतनी स्पष्टवादिता के साथ सट्टा और सट्टे का पैसा। तो इस दौर में जब वो पूरी फाइल इस देश के गृह मंत्रालय के पास या ईडी के पास या भारत सरकार के पास पड़ी हुई है और लुकआउट नोटिस तक जारी है और गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो यह 2 तारीख को जब गिरफ्तारी होती है तो क्या दुबई कनेक्शन का जिक्र यूं ही प्रधानमंत्री ने कर दिया उस परसेप्शन के लिए, या फिर उसके पीछे की हकीकत कुछ और है? खुद मुख्यमंत्री आज सामने आए, उन्होंने कहा मेरा कनेक्शन आप पूछते हैं, खुद प्रधानमंत्री बतलाएं कि उनका कनेक्शन दुबई के साथ क्या है। तो दुबई कनेक्शन की फाइल आज खोली जाए उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं, इसे भी सुना जाए। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? तो कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा, और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो? बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहां घूम रहे हैं, पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? महत्वपूर्ण तो यह है कि जिस असीम दास को गिरफ्तार किया गया उसको 7 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया गया और उनके साथ एक कांस्टेबल भीम सिंह यादव हैं, उनको भी रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन सवाल यहीं पर शुरू या खत्म नहीं होते हैं। सवाल तो यह है कि बकायदा बीजेपी की तरफ से कहा गया और एक कैबिनेट मिनिस्टर ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि महादेव ऐप के गैर कानूनी ऐप से पैसा लाया गया है और कबूल किया है असीम दास ने कि उस पैसे को भेजने का आदेश शुभम सोनी ने दिया, जो महादेव ऑनलाइन ऐप के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। और लिखित बयान दिया असीम दास ने कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। अब यहां पर एक सवाल और आता है, यानी भारत सरकार जान चुकी है कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट में शुभम सोनी है और अभी तक उसके नाम का जिक्र या उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, यह चीजें ईडी की फाइल में उलझी हुई हैं। भारत सरकार को जानकारी है कि यह महादेव ऐप गैरकानूनी तरीके से चलता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका जिक्र राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे थे। लेकिन बात उसके आगे की है। असीम दास पेशे से ड्राइवर हैं, वो ड्राइवरी करते हैं और बीच बीच में ऑनलाइन सट्टा भी ऐप का भी चलाते हैं। और उनके साथ जो भीम सिंह यादव गिरफ्तार किए गए, ये कांस्टेबल हैं और 3 बार दुबई गए। 2 बार वह महादेव ऐप
के दफ्तर पर भी गए, इसकी भी जानकारी सरकार को है। यानी एक ऐप गैर कानूनी तरीके से चल रहा है और एक कांस्टेबल उसके दफ्तर में जा रहा है, उस ऐप की फाइल भारत सरकार के पास है, उस पर कार्रवाई की जाने वाली है। लेकिन इंतजार शायद चुनाव का हो रहा था क्या? यही सवाल भूपेश बघेल उठा रहे हैं। लेकिन एक क्षण के लिए उन्हें क्लीन चिट मत दीजिए। एक क्षण के लिए सोचिए कि इस देश के प्रधानमंत्री दुबई कनेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। उस दुबई कनेक्शन का, जिस दुबई कनेक्शन का जिक्र हिडेनबर्ग रिपोर्ट ने सीधे सीधे जो अडानी कांड की पूरी फाइल खोली थी, उसके मद्देनजर जब उन्होंने खोला और खुद उसके बाद फोर्ब्स की रिपोर्ट हो या ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो, इन दोनों रिपोर्टों को अगर मिलाइएगा तो उसमें बहुत साफ तौर पर है कि विनोद अडानी के नाम 60 शेल कंपनियों का जिक्र हुआ। यूएई में 8 कंपनियां हैं, इसके अलावे मॉरिशस, बहामास, साइप्रस, सिंगापुर और ऑफशोर कंपनी तकरीबन बड़ी तादाद में। और इन सब के बीच रशियन बैंक वीटीबी से भी 2020 में कैसे पेपर लिया गया। इतना ही नहीं, फोर्ब्स तो यह भी कहता है कि पनामा पेपर जांच जो 1995 में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसमें बकायदा विनोद अडानी ने नाम परिवर्तन जो था विनोद शांतिलाल अडानी की जगह विनोद शांतिलाल शाह करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया। इतना ही नहीं, उस पूरे के पूरे शेल कंपनी और पैसे को लेकर सिंगापुर में अपार्टमेंट भी है, दुबई में 37 रिहायशी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है, बुर्ज खलीफा में लग्जरी पैड भी है, प्राइवेट टैक्स हेवन के तौर पर कैसे काम करते हैं इसका जिक्र भी फोर्ब्स ने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट में किया। और ब्लूमबर्ग ने तो यह भी बतलाया कि किस तरीके से हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद विनोद अडानी के क्रूशियल रोल की जानकारी दुनिया को मिली। किस तरीके से 2 कंपनी, खास तौर से कॉर्मिशेल रेल और पोर्ट सिंगापुर जो थे उसके वो डायरेक्टर थे, उसके पैसा या उसका स्टेक अडानी इंटरप्राइजेज में लगा हुआ था और वहां से वो इस्तीफा दे देते हैं। और सबसे रईस एनआरआई के तौर पर विनोद अडानी का नाम 2021-22 में निकल कर आता है, जब 38% वेल्थ जो उनका नेटवर्थ जो है वह ऊंचाई पर जाता है। हर दिन 102 करोड़ की कमाई और 1,51,200 करोड़ 5 साल में वो बना लेते हैं। आज की तारीख में जब आज आप फोर्ब्स की लिस्ट को तय कीजिएगा और उनकी रईसी देखिएगा तो वह तकरीबन $13.6 बिलियन यानी 1,13,000 करोड़ है। लेकिन बहरहाल इसके आगे की भूमिका एसीसी और अंबुजा से जुड़ती है, जिसमें स्टेक था उस दौर में मॉरिशस बेस्ड कंपनी जो इन वेयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थी, उसमें 63% स्टेक अंबुजा में तो 57% स्टेक एसीसी में था। और वह बहुत साफ तौर पर नजर आता है कैसे वो अडानी ने उस कंपनी को खरीदा। लेकिन जिक्र कुछ और भी है। इस दौर में जितनी फाइलें दुबई कनेक्शन की जाती है, इस देश के 7 कॉरपोरेट्स कहीं ना कहीं उस दुबई कनेक्शन से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो 7 कॉरपोरेट्स की फाइल है भारत सरकार के पास, उसमें भी दुबई कनेक्शन का जिक्र है और सभी की रकम जो है हजारों करोड़ में है। लेकिन यहां जिक्र 508 करोड़ का करना है क्योंकि चुनाव का मौका है, दुबई कनेक्शन का जिक्र है और सट्टेबाजी का जिक्र है और एक सट्टेबाजी के ऑनलाइन ऐप का जिक्र है। तो कह सकते हैं कि चुनाव के मौके पर ऐसी स्थिति आ ही जाती है जब घोटाले दर घोटालों का जिक्र हर कोई करने लगता है, लेकिन सजा कभी नहीं होती, चाहे सत्ता पलट ही क्यों ना जाए। लेकिन जिक्र फिर वही दुबई कनेक्शन का है। तो क्या वाकई दुबई कनेक्शन को लेकर ईडी ने जिस चार्जशीट में नाम लिखा है और जिस चार्जशीट के जरिए जो अब कागज दस्तावेज रेंगने लगे हैं, उसका मतलब क्या यह माना जाए कि अब भूपेश बघेल जेल में होंगे, या परसेप्शन के तौर पर इसको तैयार किया जा रहा है जो शराब घोटाले के साथ भी एक लिस्ट तैयार की गई कि उसमें भी कौन कौन शामिल है। अगर इस फहरिस्त को देखें तो प्रधानमंत्री यही नहीं रुकते हैं, चूंकि जिक्र प्रधानमंत्री मोदी का है और दुबई कनेक्शन का जिक्र है, घोटालों का जिक्र है, तो आज उन्होंने जब पूरी फाइल खोली तो एक झटके में बहुत सारी चीजें निकल कर आने लगी। और उसके ठीक समानांतर आज ही आरटीआई से एक जवाब भी आया। उसने बतलाया कि इस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड का खेल क्या है
और कितनी बड़ी तादाद में बीजेपी के पास से इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा किन कॉरपोरेट्स का जाता है, उन कॉरपोरेट्स के नाम तो निकल कर नहीं आए, लेकिन सत्ता के करीब रहने वाले कॉरपोरेट का जिक्र जो विपक्ष अपने तौर पर गाहे बगाहे करता है, उनके भी दुबई कनेक्शन इस दौर में चलते रहते हैं और उस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाता है, वह ईडी हो या भारत सरकार की अपनी परिस्थितियां हो, जो महादेव ऐप को लेकर इस दौर में किया गया। दो तीन सवाल शुरू में उठा देते हैं, उसके बाद और डॉक्यूमेंट्स पे आया जाएगा। एक चीज, क्या वाकई इस देश के भीतर में जो मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा होता है उसको ईडी उस पर कार्रवाई करके आर्थिक तौर पर इस देश के राजस्व को कोई नुकसान ना हो, उस दिशा में काम करती है, या इस दौर में राजनीतिक सत्ता ने उन हथियारों को भी अपने पास रखा है कि जब जब सामने वाले को कटघरे में खड़ा करना हो तो इन हथियारों का इस्तेमाल कर लिया जाए और राजनीतिक लाभ ले लिया जाए? क्या ऐसी स्थिति है? आप कहेंगे ऐसा संभव है नहीं, हम भी कहते हैं ऐसा संभव है नहीं। तो अगला सवाल है कि 2014 के बाद से कुल 9 ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट और कंपनियों के नाम दुबई कनेक्शन से जुड़ते हैं, जो कार्रवाई ईडी क्यों नहीं करती है, जिसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा पे काम करना। और इस महादेव ऐप को लेकर इलेक्शन के पीरियड में, जब चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ है और जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि गवर्नेंस इस दौर में चुनाव आयोग के हाथ में होती है, सब कलेक्टर एसपी रिपोर्ट जो करते हैं वह इलेक्शन कमीशन को करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत होती नहीं, तब 500 करोड़ से ज्यादा की रकम अगर होटल में पहुंच जाती है और उस राज्य में ईडी, सीबीआई, आईटी लगातार घूम रही है, तो वाकई यह उस होटल तक 500 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गए जहां से यह जब्त किया गया। और जब्त करने वाला, जिससे पैसा मिला, वो व्यक्ति प्रोफेशनली एक ड्राइवर है और ड्राइवर के साथ साथ वो सट्टे का खेल करते हैं, लेकिन उसको कोरियर बताया गया कि वह कोरियर है। तो बहरहाल इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि जब प्रधानमंत्री भाषण देने जाते हैं तो तमाम फाइल खोल देते हैं, हर उस फाइल को जिस पे काम क्यों नहीं हुआ यह कोई भी पूछ सकता है। मसलन शराब घोटाला 2000 करोड़ रुपए, सीमेंट घोटाला 500 करोड़ रुपए, चावल घोटाला 5000 करोड़ रुपए, गौठान घोटाला 1300 करोड़ रुपए, डीएमएफ घोटाला 700 करोड़ रुपए, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, और अब महादेव घोटाला आ गया और उसके साथ साथ 30% कमीशन का भी जिक्र और कोई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ही कर रहे हैं। तो इतने घोटालों की फहरिस्त को साथ लेकर वह चुनाव के दौर में उठा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नील बटे सन्नाटा है। तो क्या इस पूरी कार्रवाई के साथ अब बड़ा सवाल यह आ गया कि अगर दुबई कनेक्शन को लेकर इस दौर में भारत सरकार इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट के उस कनेक्शन और मनी ट्रेल की दिशा में कोई जांच करती ही नहीं है, तो क्या इस आवाज के आने के बाद कि दुबई कनेक्शन, क्या वाकई गृह मंत्रालय फंस गया क्या इसमें? और क्या मुश्किल उनके सामने आकर खड़ी हो गई? क्योंकि आज नहीं कल कोई सवाल करेगा कि जरा फाइल तो निकालिए, इस देश के कितने कितने दूसरे देशों में काम करने वाले जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट कॉरपोरेट बिजनेसमैन हैं, उनकी संख्या कितनी है और वो किस तरीके से दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो, शेल कंपनियों के जरिए आवाजाही हो रही हो या फिर फेमा के जरिए हो रहा हो, उसके जरिए कितनी कंपनियां काम करती हैं। एक सिस्टमेटिक रिपोर्ट या एक रैंडमली एक रिपोर्ट आई 2021 में, उसमें बताया गया कि इस देश की तकरीबन 39 कंपनियां हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में दुबई कनेक्शन की तर्ज पे ही काम कर रही है। तो क्या उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसे ही पूछते हैं चुनावी सभा में प्रधानमंत्री भी, और अब हर कोई पूछने लगा है। तो क्यों नहीं आप इस बात को दिशा में लें कि इस देश के भीतर में करप्शन भी पॉलिटिकल हथियार के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाने लगा है, तो ऐसे में कार्रवाई कब होगी? और पॉलिटिकल सौदेबाजी इसीलिए होती है कि दूसरे को फांसा जाए, और दूसरा अगर नहीं फंसे तो राजनीतिक तौर पर उस हथियार का इस्तेमाल उस संवेदनशील मौके पर कर लो। जांच तो होती रहेगी, कोई फंसे ना फंसे, लेकिन बात तो निकली है, तो कहने से क्या लगता है? तो क्या वाकई दुबई कनेक्शन की पूरी फाइल इस दौर में निकल सकती है? हमें लगता है एक बेहतरीन चीज आपको जानकारी में और होनी चाहिए। दरअसल जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का चक्कर है, इसमें जो एक आरटीआई के जरिए जवाब मिला,
और इसको एक मैगजीन है द वीक, उसने भी छापा है। उसने बताया कि मार्च 2018 से लेकर अक्टूबर 2023 तक, यानी पिछले महीने तक, तकरीबन 14,940 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए गए। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, फेमा, हवाला, शेल कंपनी, ये तमाम चीजें जो लोग चलाते हैं, उनके लिए 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सबसे ज्यादा जो खरीदे गए और जिन पार्टियों को दिए गए, जो मैक्सिमम लगभग 72 से 80% के बीच बीजेपी के पास जाते हैं, वह 1 करोड़ के हैं। यानी मार्च 2018 से अक्टूबर 2023 तक आप कल्पना कीजिए कि 1-1 करोड़ के जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड थे, वह तकरीबन 14,000 करोड़ बॉन्ड खरीदे गए हैं। इतनी बड़ी रकम, यह कुल बॉन्ड की लगभग 95% रकम है। यानी जो खरीदता है वो 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदता है, और पैसों को छुटपुट तौर पे नहीं देखा जाता है। हालांकि 1,000 का भी बॉन्ड है, लेकिन खरीदने वाले 1.5 लाख, 10,000 का भी बॉन्ड है, खरीदने वाले 26 लाख, 1 लाख रुपए का भी बॉन्ड है, खरीदने वाले तकरीबन 33 करोड़ बॉन्ड खरीदे गए। 10 लाख का भी बॉन्ड है, उसमें लगभग 812 करोड़ लोगों ने बॉन्ड लिया, 812 करोड़ बॉन्ड खरीदे गए। लेकिन यहां पर 14,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 1-1 करोड़ के लिए जाते हैं। और जो कंपनियों के ऊपर अंदेशा विपक्ष बार बार जताता है कि इनको लाभ मिल जाता है सत्ता से, और ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए पैसा सरकार को कमीशन के तौर पर देते हैं, उसमें से कई कंपनियों के नाम इस दुबई कनेक्शन के साथ भी जुड़ते हैं। रास्ता ये कहां जाता है? चुनाव में जीत हार की दिशा में जाता है, या इस देश के भीतर में जीत हार, वह भी प्रधानमंत्री अगर खुद की गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ में उतर रहे हो। गारंटी इसलिए क्योंकि पहली बार संकल्प पत्र का नाम भी मोदी की गारंटी नाम दे दिया गया। संकल्प पत्र लिखा जरूर है, लेकिन जारी किया गया कि यह मोदी की गारंटी है। तो राजनीतिक तौर पर इस देश के एक राज्य के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री के नाम की गारंटी के साथ अगर घोषणा पत्र का ऐलान हो रहा है और वही प्रधानमंत्री दुबई कनेक्शन का जिक्र करता है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी से यह गारंटी क्या हमें आपको नहीं लेनी चाहिए कि दुबई कनेक्शन के सारे फाइलों को वो खोल दें और बताएं कि दुबई कनेक्शन के साथ कौन कौन सी फाइल हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद, यानी अडानी कांड के बाद अडानी से जुड़ी हुई फाइल हो, या अडानी से पहले की जो फाइल हो, और जितने भी कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज बिजनेस पर्संस के जो नाम हैं, उन नामों को सामने लाइए और बताइए ईडी के जरिए कि देखिए इतने नाम थे और दुबई कनेक्शन सामने आ गया। कोई गारंटी ले सकता है? कहने की स्थिति में है, मोदी है तो मुमकिन है। और यह मोदी की गारंटी है कि दुबई कनेक्शन में नाम सारे सामने आ जाएंगे। मनाइए, गारंटी ले ले, मुमकिन हो जाए तब मजा है, अन्यथा दुबई कनेक्शन कह के सरकार ने खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।